this heading, and this is very important heading. Please make this in a phrase space. Temperature dependence of a chemical reaction. देखना जरा, हेडिंग लगा लो फटाफट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर डिपेंडेंस। ओके, यानी कि टेम्परेचर वेरी करेंगे तो केमिकल रिएक्शन के साथ क्या क्या हो सकता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसको चलो, इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल कोट किया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, वो लेते हैं, है ना। देखते हैं कौन सा एग्जांपल है। एग्जांपल है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ओके, N2O5 का डिकम्पोजिशन होगा, चलो देख लेते हैं। तो इसका T12 का डेटा है हमारे पास, T12 का डेटा है। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास T12 का डेटा है। सबसे पहले हमने लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे T12 कितना निकला? ओके, देखते हैं, ये लो भाई 12 मिनट निकला। यानी कि 12 मिनट में आप जितना भी लेंगे, यदि आपने टेम्परेचर 50 डिग्री मेंटेन किया हुआ है तो जितना भी अमाउंट लेंगे उसका हाफ हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, है ना। एक दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, टेम्परेचर उसने रूम टेम्परेचर जितना ही रख लिया, ऑलमोस्ट 25 डिग्री उसने रख लिया। ठीक है, तो उस केस में T12 कितना निकला? उस केस में आपका T12 हो गया 5 आवर्स। ओके, यस, यानी कि अब इतना टेम्परेचर रखेंगे तो आपका हाफ अमाउंट रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स। और फिर क्या हुआ, तीसरा केस हमने और देखा, वो देखा 0 डिग्री का, कि 0 डिग्री करेंगे तो क्या होगा। 0 डिग्री पे आपका T12 हो गया, यू विल सरप्राइज दैट 10 डेज। यानी कि सेम रिएक्शन में हाफ अमाउंट कंज्यूम होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यानी कि रिएक्शन की स्पीड को टेम्परेचर कितना ज्यादा गवर्न कर रहा है। यहां देख सकते हैं आप लोग कि हाफ अमाउंट कंज्यूम होने में केवल 12 मिनट लग रहे हैं। कब? 50 पे 0 कर रहे हैं तो 10 डेज लग रहे हैं सेम अमाउंट को कंज्यूम होने में। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का कितना बड़ा रोल है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, यही हम समझने वाले हैं कि अब आपने, अच्छा, एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर रेट क्या होगी, बताओ क्या लिखें हम, बताओ पॉइंट नंबर 1 क्या लिखें? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या लिखें? केमिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज होता है क्या, बताओ जरा। बता दो, 0 डिग्री से हमने 50 किया तो रेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ क्या? यस सर। यस यस यस, तो फिर फटाफट लिख लो, रेट ऑफ मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फटाफट लिख लो, रेट ऑफ मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यस, पॉइंट नंबर 2 आप लोग लिख रहे हैं कॉपी में फटाफट। ओके, पॉइंट नंबर 2 बड़ा ही डेंजरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट हम पहले ही लगा देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 लिख लो भाई, फटाफट लिख लो। इट हैज बीन फाउंड दैट, फटाफट लिख लो, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन for a chemical reaction with rise in temperature by with rise in temperature by 10 degree, ये लो, with rise in temperature by 10 degree, the rate constant or rate of reaction becomes nearly double, ये लो, becomes nearly double। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या होता है बता दो जरा।
इन्होंने बहुत सिंपल सा कह दिया, ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम 10 डिग्री यदि टेम्परेचर में राइज करते हैं तो उसका जो रेट कांस्टेंट है ना वो डबल हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली डबल, ठीक है, रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली डबल कब, 10 डिग्री राइज करने पर। ओके यस, अब देखते हैं भाई, है ना, ये जो अब यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको लिखते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं? म्यू, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये हमें मिल जाता है। ये क्या है? आपने दो दो टेम्परेचर लिए ना, एक तो आपने टी लिया, टी एनी टेम्परेचर, एक आपने लिया T+10, यानी कि ये आपने 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एक टेम्परेचर टी है, एक है T+10। ओके, रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा इन टेम्परेचर्स पर, ये देख लो, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10 और ये है रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज फ्रॉम 2 to 3, ये लो 2 से 3 के बीच में होगा रेट कांस्टेंट का रेशियो। बात आपको समझ में आई? इसका मतलब आपका जो रेट कांस्टेंट है टी टेम्परेचर पर, ठीक है, वो ऑलमोस्ट डबल या इससे भी ज्यादा हो जाता है कब, जब आपका टेम्परेचर आप 10 डिग्री से राइज कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना, यानी कि आपका रेट डबल हो जाता है और रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाता है जब आप 10 डिग्री से राइज कर देते हैं टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका रीजन। क्या है इसका रीजन कि ये ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, फटाफट मेरे साथ देखिए, ऐसा क्यों हुआ। एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे इसकी, है ना। अब इसके एक्सप्लेन करने के लिए भाई दो साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान। इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने दिया डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इन्होंने क्या दिया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन्होंने दिया, किसने? मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने। और वो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर राइज करने से आपका जो रेट कांस्टेंट और रेट है वो डबल कैसे हो गया। बात आपको समझ में आई? टेम्परेचर राइज करने से जो आपका रेट या रेट कांस्टेंट है वो डबल या इससे भी ज्यादा कैसे हो गया, कब? जब हमने 10 डिग्री राइज किया। तो इसको एक्सप्लेन किया किसने? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने। उसने दिया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो पहले तो इसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। ये एक सिंपल सा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये आपका इधर प्लॉट है बेसिकली। ये किस किस में ग्राफ है? ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, ओके। और ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इनके बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। ये लो, अब ये ग्राफ कैसे आएगा देखना जरा, स्लोप कैसे आ रहा है देख लो, है ना। कर्सर को देखो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और फाइनली ये इस तरह से चला गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ में देख लो क्या क्या है वो समझ लो जरा। ये तो है काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग लिखते हैं NEA डिवाइडेड बाई NT। ये लो, अब आप कहोगे सर ये क्या है NEA डिवाइडेड बाई NT? अच्छा, ये EA है ना, ये सब स्क्रिप्ट में है भाई, इसको आप ऐसे लिखेंगे NEA, ठीक है। तो ये सब स्क्रिप्ट में है। अब ये जो आपका NEA और NT है, इसका मीनिंग देख लो जरा। ये तो है आपका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, फटाफट लिख लो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, having energy equal to, having energy equal, having energy equal to or greater than activation energy। नहीं, ये नहीं है यहां पर। चलो इसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स NE, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E कर लो, केवल EA मत करो।
ये करने से तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, हैविंग एनर्जी, और यहां भी आप NEA मत करो, NE ही कर लो। यस, समझ में आ गया मुझे, ये गड़बड़ होने वाली है। ओके, हो गया। NT कर लो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ठीक है, ये वैसे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट टर्म नहीं है, हमारे ज्यादा काम नहीं आने वाली है, NE/NT, ठीक है, ये आपने लिख लिया। ओके, अब देखते हैं फटाफट, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये देखो ग्राफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ये जो यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर ये जो एनर्जी है, यहाँ जितनी भी एनर्जी है, ये देखो कर्सर को ध्यान दो, यहाँ जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी मैक्सिमम फ्रैक्शन की एनर्जी है। देखो फ्रैक्शन इंक्रीज होते होते यहाँ पर फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर जहां पर अभी कर्सर से मैं टिक कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है जहां पर मैं अभी टिक कर रहा हूं, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी है। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है ना, कुछ की कम है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं MPKE। क्या बोलते हैं बताना जरा। MPKE, और MPKE का फुल फॉर्म लिख लो फटाफट, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और उसका मीनिंग भी लिख लो फटाफट। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, ये हुई एनर्जी ऑफ, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये लो, ज्यादातर फ्रैक्शन की एनर्जी जो है ना, जो एनर्जी जो है वो है मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे ये बताओ, मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट ये बता दो। देख लो जरा, फ्रैक्शन है वो इधर से इधर ऐसे चेंज हो रहा है, यहां पर मतलब ये जो है मैक्सिमम फ्रैक्शन है और उसकी एनर्जी ये है, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी काइनेटिक एनर्जी है, इसको बोलते हैं हम लोग MPKE, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यानी कि उसने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरह से वेरी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम होती है ना, जहां पर मैं अभी टिक कर रहा हूं, कुछ की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बात समझ में आई। और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। बात आपको समझ में आई। तो उन्होंने ये कहा कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है ना, कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है, और जिनकी जो हाईएस्ट फ्रैक्शन की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये तो हुई एक बात। अब हम ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था, इसको दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग समझने वाले हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ कैसा हो जाएगा। तो अब आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे फटाफट। ये आपका क्या आ गया भाई, बताना जरा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर रहेगा, ठीक है, इधर क्या रहने वाला है, काइनेटिक एनर्जी। आपने ये जो ग्राफ अभी ड्रॉ किया था वैसा आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये लो, हो गया, ठीक है, बात आपको समझ में आई। ओके, ये ग्राफ है ना, ये है आपका T टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। अब आपने क्या किया, एक ग्राफ और ड्रॉ किया, ठीक है, वो है मतलब आपने रिएक्शन में क्या किया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। क्या किया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और 10 डिग्री राइज करने के बाद ये ग्राफ कैसा बनता है देखना जरा। इंक मैंने चेंज कर दी, ये ग्राफ बनता है इस तरह का। 10 डिग्री राइज करने के बाद ये ग्राफ इस तरह का बनता है। तो ये जो ग्राफ है वो है T+10 पे। बात समझ में आ गई। दोनों ग्राफ हमने बनाए क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है रेट कांस्टेंट का, ठीक है। हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि टेम्परेचर राइज करने पर भाई रेट कांस्टेंट क्यों डबल हो गया, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिया है, एक T पे, एक T+10 पे, इस तरह के ग्राफ है, ठीक है। अब आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कीजिए जरा। मैं क्या कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी, जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी ये है। इतनी एनर्जी जिसके पास हो, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी है,
ठीक है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले T10 पे देख ले, सॉरी उस पे देख लेते हैं, टी टेम्परेचर पे। टी टेम्परेचर पे देख लो भाई, ये लाइन है काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी की, और ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं जहां पर, ये वो पूरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है। देख लो, दे आर एलिजिबल टू परफॉर्म द रिएक्शन। बात समझ में आई? ये जो मैंने अभी डॉट डॉट किया है वो पूरा एरिया क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि दीज आर द मॉलिक्यूल at temperature T, these are the molecule those having energy equal to or greater than activation energy। बात समझ में आई आपको? ये किस पे है? टी टेम्परेचर पे। और इसके लिए हम एक काम और करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को नेमिंग कर देते हैं हम इसको। ठीक है, कैसे करेंगे? ए बी सी और डी। ये लो भाई, तो ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना जरा। एबीसीडी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर टी को। टी टेम्परेचर पर वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, आप यहां पर फटाफट लिखेंगे, आप लिखेंगे एरिया, एरिया ए बी सी डी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये shows द फ्रैक्शन ऑफ, फटाफट लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T। ठीक है, ये वो एरिया शो कर रहा है। अब T+10 पे देख लेते हैं। T+10 पे देखो, ये एरिया इंक्रीज हो गया, अब ये एरिया इतना है। ये देखो, ये एडिशनल एरिया भी इसमें इंक्लूड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये देखो, ये T+10 पे ये एरिया है। अब T+10 पे कितना एरिया हो गया? इसको हम रिनेम यहाँ E लिख देते हैं और यहाँ F लिख देते हैं। ठीक है, अब एरिया ए बी ई एफ, ये क्या है? shows the fraction of molecule at temperature T+10। सही बात है क्या? बताना जरा। ये दोनों एरिया आपको समझ में आ गए क्या? बता भी दो। सर ये ए बी ई एफ होगा या फिर ए बी एफ ई? वो कोई बात नहीं, वो तुम चाहो जो कर लो। ये लो, ए बी एफ ई। ठीक है, ओके, ए बी एफ ई। ठीक है, अब देखना जरा, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टी टेम्परेचर पे बता रहा है कौन? एरिया एबीसीडी। ठीक है, और ये कौन सा फ्रैक्शन है? कौन सा फ्रैक्शन है? एबीसीडी कौन सा फ्रैक्शन है? ए बी सी डी, ये वो फ्रैक्शन है किन मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है? ये shows the number of molecule या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। लिख लो फटाफट, फ्रैक्शन ऑफ molecules having, फटाफट लिख लो, एनर्जी, having energy equal to or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो भाई, ये वो एरिया एट टेम्परेचर T। ये लो, एट टेम्परेचर T पर कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये वो एरिया है। कौन? ABCD। ठीक है, और ABFE क्या शो कर रहा है? ये वो शो कर रहा है कि T+10 टेम्परेचर पर कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सा एरिया ज्यादा है? बताओ, कौन सा एरिया ज्यादा है? ABCD या ABEF? फिर मैंने EF लिख दिया, FE। यस, बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है? बताओ। सर ए बी एफ ई। ABFE ज्यादा है, और ABFE कब है? T+10 पे है, ये T पे है। इसका मतलब T+10 पे वो मॉलिक्यूल्स, मेरी बात को सुनना जरा, ये लाइन एक्टिवेशन एनर्जी की है जो मैंने ड्रॉ की हुई है, इससे ज्यादा एनर्जी इन सारे मॉलिक्यूल्स की है, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। इससे कम पे ये जितने मॉलिक्यूल है ना, जहां मैं टिक कर रहा हूं, यहाँ जो भी मॉलिक्यूल हैं, इनकी बेचारों की एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाला जो मॉलिक्यूल्स है उनका फ्रैक्शन यहाँ पर शो हो रहा है अलग अलग टेम्परेचर पर। ओके, अब आपको बात समझनी है, समझो जरा। टी टेम्परेचर पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो कम है।
और T+10 पर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो ज्यादा है। बताओ ये बात सही है क्या? बताओ। एक्टिवेट, जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वही प्रोडक्ट बना सकते हैं, वही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखो कि किस टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा है, ये बता दो मुझे बस। किस टेम्परेचर पर ज्यादा है बताओ फटाफट। किस टेम्परेचर पर एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है? T+10 पे ज्यादा है या T पे ज्यादा है? सर T+10 पे। T+10 पे, क्योंकि T+10 में देखो वो एरिया ज्यादा है जो उस पूरे फ्रैक्शन को कवर कर रहा है ना, ABFE, वो एरिया ज्यादा है। इसका मतलब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर दे पोजेस द एक्टिवेशन एनर्जी एट T+10 टेम्परेचर, ठीक है। और ये बेचारा T टेम्परेचर पर जो एरिया है वो कम है, ABCD, ठीक है ना। तो यानी कि मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है वो T टेम्परेचर पर कम है। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि, अब मेरी बात को सुन लो, कंक्लूडिंग रिमार्क फटाफट, ठीक है, लिखा हुआ मैं इसका आपको भेजूंगा, समझ लो बात को। यहां पर जैसे ही हमने टेम्परेचर T से T+10 किया, वैसे ही द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA एक्टिवेशन एनर्जी वो इंक्रीज हो गया। बताओ जरा ये बात सही है क्या? मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया क्या? टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो बताना जरा। हुआ सर। हुआ ना? वो हुआ तो मुझे अब बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस, इसीलिए अब ये लास्ट फाइनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है क्या, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेट क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, इसलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। बात समझ में आई? ये तो हुआ एक 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 रीजन है ना, इसका मैं आपको लिखा हुआ दूंगा, आप उसको डिक्टेट करेंगे आज के आज ही, नहीं वो बाद में ऊपर से जाएगा आपके। दूसरा, इस T और T+10 का जो ग्राफ है इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? सबसे पहला, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। ये देखो T टेम्परेचर पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मैक्सिमम फ्रैक्शंस की मॉलिक्यूल जो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी इतनी है किस पे? T टेम्परेचर पे। ये देखो ये है आपकी MPKE एट T टेम्परेचर, ठीक है। और यहां पर कितनी है? यहां पर मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन की एनर्जी ये है, देखो जब आपने टेम्परेचर 10 से इंक्रीज कर दिया तो ये आपकी है MPKE, इसको हम यहां लिख देते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट T+10। तो मुझे बताना जरा, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई या कम हो गई, मतलब इंक्रीज हो गई? सर कम हो गई। कम हो गई। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हो जाती है। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जैसे ही आपने T से T+10 कर दिया टेम्परेचर तो ग्राफ आपका ब्रोडन हो गया क्या? देखना जरा, जो पहले ऐसे था वो अब ऐसे हो गया, ब्रोडन हो गया क्या ग्राफ? बताना जरा। यस सर। हाँ, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि ग्राफ क्या हो गया? ब्रोडन हो गया। और क्या हो गया? और देखते हैं। और ये हो गया कि पहले T टेम्परेचर पर जो एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स जिनकी थी, है ना, उनका एरिया इतना ही था, यानी कि उनका नंबर कम था। लेकिन जैसे ही हमने T+, ये किस पे है? T पे, ये एरिया है ना, जैसे ही हमने क्या कर दिया? T+10 कर दिया तो अब एरिया ज्यादा हो गया, T+10। तो T+10 पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा है, ठीक है। इसलिए T+10 पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन वो भी ज्यादा है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी और उसका रेट कांस्टेंट डबल हो गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट था क्या, कि वाई ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली डबल और इवन मोर। ये कई बार ज्यादा भी हो जाता है उससे, और इवन मोर, ठीक है।
तो ये था आज के लिए इतना ही। काफी सारा हमने सीखा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने देखा एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और रेट कांस्टेंट तो बेचारा डबल या उससे ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है। ओके, यस। तो उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन किससे आई? मैक्सवेल बोल्ट्जमान के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आई। मैक्सवेल एनर्जी बोल्ट्जमान ने दोनों कर्व दिए, टी टेम्परेचर पे और T+10 पे, और बताया, ग्राफ से बताया कि जो T+10 टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ गया है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर भी बढ़ गया है, इसलिए इफेक्टिव कोलिजन का नंबर बढ़ गया है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है और रेट कांस्टेंट बढ़ गया है। अब आप मुझे एक चीज बता दो और क्लास लीव करते जाओ, वो व्हाट्स द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रेट कांस्टेंट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर? बताओ, बता दो, मेन रीजन क्या है? रेट कांस्टेंट डबल होने का रीजन क्या है? क्या इंक्रीज हो गया? सर कोलिजन, नंबर ऑफ हाँ, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग। यस यस यस, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल दैट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ऐसे मोलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है, वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे पहले क्या था, टी टेम्परेचर पर 6 मॉलिक्यूल ही ऐसे थे, 6 मॉलिक्यूल ही ऐसे थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, केवल यही पार्टिसिपेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे ही हमने T+10 किया तो 10 मॉलिक्यूल ऐसे हो गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, अब ये 10 पार्टिसिपेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ जाएंगे। मेन रीजन बताएंगे कि क्यों भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, वो बताएंगे आप मुझे, और कुछ नहीं बताएंगे। फटाफट बता दो, बता दो, इस ग्राफ को देख करके बता दो क्या रीजन है, और वो मैंने कल भेजा भी था आपको, है ना। होप दैट यू हैव रिटन सम पॉइंट्स, है ना। ये देखो, ये कुछ मैंने लिख करके भेजा था आपके लिए। अब आप मुझे बताएंगे फटाफट से कि टेम्परेचर हमने T से T+10 किया तो रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, वो मुझे फटाफट बता दो। इस ग्राफ से बताना आपको, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। यस, फास्ट। बताओ भाई। मेन कॉन्सेप्ट क्या सर है? क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, इसीलिए वो बदल जाता है टेम्परेचर के चेंज पे। ठीक है, ये हमारा फैक्ट है, ठीक है। अब हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन चाहिए हमें। रीजन इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से आया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसा क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। बहुत सिंपल सी बात है, वो ऐसा क्या हुआ वो बताना है आपको कि क्या हुआ। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई ना सर? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो हो गई यहाँ, यस हम बोल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो गई है, तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं। ये है हमारा टी टेम्परेचर, ये है हमारा T+10, ठीक है। टी टेम्परेचर पर हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है हमारे पास रिएक्टेंट के, देखना आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रीन पे देखोगे, मेरी बात को सुनोगे, यदि आंख बंद करके भी सुन लोगे ना तो समझ में आएगा। यस, टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं हमारे पास है 100 हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लिए, टी टेम्परेचर पे है, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर है, 25, 26, 30, कोई भी है, व्हाटएवर इट इज, ओके। उस टेम्परेचर पर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, उनका नंबर है 50। ये लो भाई, 50 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। 50 मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब ये तो आप जानते ही हो कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए मॉलिक्यूल को? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी चुपचाप बैठे रहेंगे। कोलाइड तो करेंगे लेकिन वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, वो सिंपली कोलाइड करेंगे, वापस दूर हो जाएंगे एज इट इज, ठीक है। ओके, तो
अब 50 मॉलिक्यूल्स है टी टेम्परेचर पर। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले 50 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी थी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, अब हमारे पास 70 मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या इंक्रीज हुआ, अब आप मुझे बताइए क्या इंक्रीज किया मैंने, बताओ। The number of particles participating in the reaction. यस, इसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं इस आंसर को। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो एक चीज को समझ लो आप लोग, जो मैंने बताया है वो समझ लो। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, रिएक्शन होती है कोलिजन से, ठीक है। कोलिजन कोलिजन मॉलिक्यूल आपस में, सारे मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, ठीक है। लेकिन वो मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, वो कोलाइड होकर के बनाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और वही प्रोडक्ट में वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। बात समझ में आ गई, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट कौन बना रहा है, वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि उनकी एनर्जी उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है एनर्जी, बस ये हमें चाहिए, ठीक है। अब हम यदि कोई भी ऐसा काम करके उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा दें जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, सही बात है ना, रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही तो बात है। इसीलिए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हो क्या रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हम लोग बोल सकते हैं उसको मोर टेक्निकली, ग्राफ से क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मैं दिखा देता हूं, यस ये देख लो। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equal to or greater than activation energy increases by 2 to 3 times। ये लो, जैसे ही हम 10 डिग्री राइज करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उनका नंबर 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, हेंस द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगी। देखो कोलिजन दो तरह की होती है, नॉन इफेक्टिव और इफेक्टिव। नॉन इफेक्टिव वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, इफेक्टिव वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। कोलिजन इफेक्टिव कब होती है, जब कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आई ना। यानी कि जब स्टूडेंट आपका 12th में ही फेल है, तो उसको आप जेई में, नीट में कहीं बैठा दो ना, वो तो फेल ही रहेगा। तो वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन है, क्योंकि वो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो है ही नहीं उसके पास। इसका मतलब उसका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपको 12th तो पास करना ही पड़ेगा, या मिनिमम परसेंटेज जो भी है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होने के बाद आपके कुछ चांसेस बनते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के। बात समझ में आई आपको। तो इफेक्टिव कोलिजन वो होती है जो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज, कितना, 2 से 3 टाइम्स। Hence the number of effective collision increases। उससे क्या हुआ, which results into increase in the rate of reaction और rate constant। ये लोग, बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करते हैं या टेम्परेचर राइज करते हैं सिंपली, तो क्या इंक्रीज होता है, मुझे ये बता दो, बस बता दो। टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, फटाफट बता दो, बताओ क्या इंक्रीज हुआ। काइनेटिक एनर्जी, number of molecules या fraction of molecules that number of fraction of molecule having equal to or greater than activation energy, having energy equal to or greater than activation energy, ये इंक्रीज होता है। बात समझ में आई। अब बताओ टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज। उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। बात खत्म। बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर आपको क्या पता चला कि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये इंक्रीज हो रहा है,
है ना। कैसे पता चला? वो पता चला इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, एक टी टेम्परेचर पे, एक T+10 पे है। टी टेम्परेचर पे हमने एरिया लिया, वो लिया हमारा ABCD, और T+10 टेम्परेचर पर वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, वो है ABFE। ठीक है, तो ABFE देखो एरिया ऑलमोस्ट डबल है ABCD से, तो ये जो डबल है इसलिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डबल हो गया, है ना, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आप कहोगे सर आपको क्या पता चला इस फ्रैक्शन के पास एक्टिवेशन एनर्जी है? तो उसका ये है, देखो इस ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी इधर से इधर इंक्रीज हो रही है ना, और इतनी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। ये जहां मैं लिख रहा हूं अभी, ये देखो, ये मैंने यहाँ डॉट लगाया हुआ है। इस एनर्जी के बाद में यदि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी इससे ज्यादा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ है। इसलिए यहां मैंने ये लाइन ड्रॉ की है कि इस लाइन से बाद वाला जो फ्रैक्शन है दैट इज एलिजिबल टू परफॉर्म द रिएक्शन। इस लाइन के एक्टिवेशन एनर्जी से लाइन के पहले वाला जो फ्रैक्शन है दैट इज नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म द रिएक्शन। अब बताओ समझ में आया या ऊपर से चला गया? बताओ। आया सर। आया आया आया, यस यस आया। तो जरा ये तीनों पढ़ लो, है ना, और पढ़ो भी ना तो इनको आज लिखना याद रखना, नोटबुक में इनको लिखना है। जो मैंने सारा ग्राफ के बाद में लिखा है ना उसके लिए पेज छोड़ दो, 2 या 1 छोड़ दो पेज, ये एक ही आएगा, ये छोटा छोटा लिखोगे तो आप, ठीक है, तो एक पेज में आ जाएगा, एक पेज छोड़ दो, उसके बाद आज का शुरू करना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था, है ना। और ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये 3 चीजें होती है ना। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरे वाले को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ है आपके लिए, है ना। ओके, तो ये तो हुई बात क्या वो, इसके हम आगे चले तो फिर हमने बात की कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा रेट पर। तो फिर हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि भाई रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज होता है, ठीक है, वो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ये क्या हो जाता है, एवरी 10 डिग्री राइज पे, बात को समझो जरा, एवरी 10 डिग्री राइज पे डबल और मोर देन डबल हो जाता है। बात समझ में आई? डबल या इससे ज्यादा हो जाता है कब, या फिर हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ऑन राइज ऑफ एवरी 10 डिग्री इन टेम्परेचर, है ना। हर 10 डिग्री जैसे ही हम राइज करेंगे रेट कांस्टेंट डबल। ओके, तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये बेसिकली रेशियो है किसका, रेट कांस्टेंट का। इंक्रीज्ड टेम्परेचर T+10 और जो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है T, इन दोनों पर रेट कांस्टेंट का रेशियो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट की। जनरली वैल्यू क्या होती है, 2 से 3। अब ये तो बात सही है, रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब इसको समझाएगा कौन? समझाने के लिए 2 आदमी मैदान में आए, वो थे हमारे मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने अपना एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व दिया। अब आप कहोगे सर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है? तो ये वो कर्व है जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है वो बताते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लॉट होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर हमें फिर एक टर्म मिली, आप उसका नाम बताएंगे, मैं लिख रहा हूं, देखना जरा क्या लिख रहा हूं, MPKE। ये क्या है, ये क्या है बताओ जरा, MPKE क्या है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यस, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन की एनर्जी है। ये देखो फ्रैक्शन इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन है और मैक्सिमम फ्रैक्शन की एनर्जी ये है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गई, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पर हमने नीचे इसको लिखा है, ठीक है। अब हमने अभी बात की थी ना कि T से T10 पे जाते हैं तो रेट कांस्टेंट डबल या इससे ज्यादा हो जाता है, तो उसका हमने कंपैरिजन किया, रीजन को फाइंड किया, बोल्ट्जमान ने क्या बताया, मैक्सवेल ने क्या बताया, दोनों ने मिलके क्या बताया, वो हमने देखा। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 2 ले लिए हमने, एक T टेम्परेचर पे और एक आपका T+10 पे, ठीक है। अब इनसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमने कल बात की। अब आप मुझे